एस्पिरेंट्स, कैसे हैं सब। तो मैं ज़ैनब आज हमारे सीपी स्मार्ट क्लासेस में फिर से आपके सामने लेके आई हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अपनी जो है वो कमर कस लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है। आप देखिए यहाँ हम आज स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड सारे जो है इम्पोर्टेंट लगभग वही क्वेश्चंस देखेंगे। तो विधानसभा की बात हो रही है, न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, या कोई आयु सीमा ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा। अब जो लोग 21 और 25 में कंफ्यूज हैं उनको बता दूं मैं, 25 वर्ष से कम तो जो है वो किसी भी सदन में आपको नहीं लिया जाता, शामिल किया जाता। तो 25 वर्ष इसका जो है सही आंसर है। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए आर्टिकल भी आपको हमेशा पढ़ते चलना होता है कि किस आर्टिकल में क्या है। तो अनुच्छेद 173 खा के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए 30 वर्ष की आयु निश्चित की गई है। अब देखिए विधानसभा जो है वो निम्न सदन कहलाता है ना, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में होता है, ऐसे हमारे यहाँ होता है जब स्टेट लेजिस्लेचर में, तो निम्न सदन हो गया ये। और विधान परिषद जो होता है वो उच्च सदन होता है, तो उच्च सदन है तो उसकी आयु भी ज़्यादा होगी। इस तरह से आप कुछ करके ट्रिक बना करके इसको ध्यान रख सकते हैं कि 25 निम्न सदन के लिए और 30 उच्च सदन के लिए। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। तो ऐसा क्या होता है, कब तक के लिए होता है, देखते हैं। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वो चाहता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा तो कोई प्रावधान कभी किसी के लिए किया नहीं गया कि मनमर्जी पे नहीं चलता है संविधान। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक जी नहीं, क्योंकि ये जो इसका तरीका है कि स्पीकर अपने पद पर सिर्फ तब तक रहेगा जब तक विधानसभा विघटित की गई हो, और उसके बाद नई गठित विधानसभा की पहली बैठक के पहले बस। उसके बाद क्योंकि फिर नए अध्यक्ष का चुनाव वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो तब तक ही जो है स्पीकर वो बना रहता है अपने पद पे। संविधान के आर्टिकल 179 के परंतु के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाला विधानसभा का पहला अधिवेशन, उसके ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। बस आप आर्टिकल याद रखिए, बाकी की कहानी आपको बता दी गई है। राइट। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। अब बताइए, ये जो हमारे यहाँ आप कह सकते हैं ये विधायक वगैरह का जो ये चुनाव होता है, फिर मुख्यमंत्री, ये मतलब बेसिकली राज्य विधानसभा के निर्वाचन के लिए। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग, उसके अलावा कोई नहीं करा सकता, ठीक है। ये दोनों काफ़ी बड़े इलेक्शन होते हैं, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या विधानसभा के लिए हो। हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायती राज और ये जो आप कह सकते हैं स्थानीय जो आपके जितने भी ये पंचायत हैं, नगर पालिका, नगर, इनके लिए जो होते हैं ये वाले इलेक्शंस, वो जो है अब चाहे वो ग्राम स्तर के हों या नगर स्तर के हो, नगरीय स्तर के, वो तो कराता है राज्य निर्वाचन, लेकिन बाकी से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और देखिए आर्टिकल 324 के तहत राज्य विधानसभा को निर्वाचन का संचालन करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। आर्टिकल ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में जब राज्यपाल, जैसे राष्ट्रपति वहाँ अपना 12 सदस्यों को कम से कम करता है, तो यहाँ राज्यपाल जो है वो 1/6, कुल सदस्यों का 1/6 जो है राज्यपाल जी वो मनोनीत करते हैं हर विधान परिषद में। तो वो अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे संस्कृति से, कला से और साहित्य से, मतलब जो भी है अपना, बहुत जिनमें मंझे हुए जो लोग होते हैं उनको जो है वो नॉमिनी बनाते हैं हमारे जो गवर्नर होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों से चुना जाता है। रीज़न सोचिए ऐसा क्यों होता होगा कि इन लोगों में से देखिए ये ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, चाहे वो कोई आंदोलन से रिलेटेड रहे हो या सामाजिक सेवा या सोशल वर्क से रिलेटेड हो, साहित्य से, विज्ञान से। अब इनमें से जो जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति जो व्यावहारिक अनुभव हो, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सैद्धांतिक बातें करता हो, रटी रटाई किताबी बातें, जो ज़मीनी बातें करके जो है वो लोगों तक आया हो, उसको जो है वो चाहे तो नॉमिनेट करते हैं, बिल्कुल। और करना होता है उनको 1/6 लोगों को, ठीक है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, देखिए अब धन विधेयक को लेकर के सब बहुत सारे जो है वो डाउट्स होते हैं। क्या होता है कि धन विधेयक
बेसिकली लोकसभा में भी जाता है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जाता है, और यहाँ पे राज्य के राज्यपाल की संस्तुति से ही जाता है। अब राज्यपाल की संस्तुति से जा रहा है, तो अब जब चला गया और उसमें फिर जो है क्या होता है कि उसके बाद लौटा के अगर इनके राय देने के लिए जब उस धन विधेयक को दोबारा लेके जाया जाता है, जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति से पूछने के लिए कि राय देने के लिए, तो उस पे यहाँ पे इनके लिए बाउंडेशन ये हो जाती है कि उनको पास करना ही होता है विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर। अगर वो नहीं पास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से पास हो जाता है। ठीक है, क्यों? अब क्योंकि आपकी पहले से ही आपकी अनुमति से स्थापित किया गया था, तो इसलिए आपको उसमें फिर अधिकार नहीं देंगे कि बार बार आप उसको रोक सकें, ऐसा कुछ। जब एक बार आपने उसको वो दे दिया तो मतलब दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत अनुच्छेद 199 के भाग ए से एफ तक के प्रावधानों वाला कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बगैर संबंधित राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। राइट, सो आगे देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस, जिसको अध्यादेश भी बोलते हैं हिंदी मीडियम, का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो अध्यादेश जो है अनुमोदित कैसे किया जाता है, मतलब किसके द्वारा किया जाता है? मतलब राज्यपाल द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो कहाँ लाया जाएगा? वो विधानसभा में लाया जाएगा। तो राज्य की विधायिका द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा, या किसी में से नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति से लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल विधानसभा में उसमें वहाँ जाकर के ऑर्डिनेंस लाता है, अध्यादेश लाता है। तो राज्य की विधायिका द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक है, वरना वो प्रवर्तन में नहीं रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं कैसे, कब तक। संविधान के अनुच्छेद 213, अब देखिए ये 1 2 3 नंबर ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 2 3, यानी 1 2 3, ये है राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति से रिलेटेड है, आर्टिकल 123। लेकिन अब इसको उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा 2 का 1 कर दीजिए, तो 2 1 3 जो है वो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश से रिलेटेड है। और विधायिका के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि में विधायिका द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, वरना ये प्रवर्तन में नहीं रहेगा। कब तक? सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह की अवधि में, यानी कि लगभग 1 महीना 2 हफ्ता, तो तब तक आप अनुमोदित कर दीजिए, वरना प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और आर्टिकल ज़रूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 169, 200, 201, 202, तो कौन सा आर्टिकल है भाई, बताइए जल्दी से। तो जो अनुच्छेद 200 है, उसके तहत राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है, चलिए। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष जब जाता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देने रोकने के अलावा एक काम जो करता है वो ये कि राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। और आर्टिकल 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है, अनुमति देता है या रोक लेता है। तो 200 में क्या है कि वो राज्यपाल जी रोकेंगे राष्ट्रपति के विचार के लिए, और 201 में राष्ट्रपति उस पर या तो उसको देंगे, अलाउ करेंगे या रोक लेंगे। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ऐसी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। ऐसा स्पेशल पावर कैसे आएगा, देखिए। तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजॉरिटी में हो, या संसद के अनुमोदन से, या राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो देखिए, जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति को सलाह देता है, तो दोनों की सलाह से राष्ट्रपति अनुमोदित करते हैं उस चीज़ को, तभी ये पॉसिबल होता है कि किसी अन्य स्थान पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाके सुनवाई करें। ठीक है। तो संविधान के आर्टिकल 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। तो इसमें थोड़ा सा रोल जो है वो इसी के जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? अब देखिए, इससे पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसमें, तो आपको पता है आर्टिकल 74, 56, 16, 32। तो आप जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हम मूल अधिकारों में पढ़े थे जब, तो वहाँ पे देखिए आर्टिकल 32 के तहत इसको जो है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा वहाँ पे दी गई है। उसमें 5 तरह की रिट दी गई हैं, जिसका मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में
काफ़ी डिस्क्रिप्टिव मैनर में इसको समझाया था, ठीक है, ये पाँचों रिट्स को। तो अगर वो सारे आपसे कोर्सेज छूट गए हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जब जाएंगे तो वहाँ जीके जीएस फॉर आरओ आरओ पीसीएस वगैरह की जो प्लेलिस्ट बनी है आप वहाँ जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा देने का प्रावधान किया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, अपने ही फैसलों की दोबारा से उसको वो करना, जांच करना, उसको दोबारा देखना, ये कहता है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये केवल भारत में, केवल यूके में, यूएसए में, भारत और यूएसए दोनों में। तो देखिए भारत ने यूएसए से ही ये जो है कॉपी किया है, तो भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू आप देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। जो आर्टिकल 13 में विधि के बारे में है ना, जब मौलिक अधिकार पढ़ते हैं तो 12 में राज्य की परिभाषा है और 13 में फिर इस तरह का कुछ है विधि का, तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन उसका दिया गया है कि जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। तो ये कहाँ से है? यूएस के संविधान से प्रेरित है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 की निम्न किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो भाई एलएलबी वाले ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, तो वो लोग कर पाएंगे। तो बताना है कि ये पूरा जो अधिनियम था उसमें से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के संरक्षण का उपबंध है? धारा 16 का, 15 का, 16 का या 14 का? तो आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है धारा 14 का, 14A, ठीक है। इसमें जो है आपको ये सद्भावना पूर्वक भी की गई अगर कार्यवाही है तो उससे संरक्षण दिया गया है। ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 में, ठीक है। पूरा आप इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ उसमें यहाँ पे दी गई है, एक्सप्लेन की गई है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। देखिए जो रेलवे जोन्स होती हैं, बात उनकी हो रही है, रेलवे जोन्स अलग अलग होते हैं, तो उनके लिए जो एक समिति का गठन होता है वो कैसे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो देखिए यहाँ जो संसद सदस्यों की परामर्शदात्री है, तो रेल मंत्रालय से इसका लेना देना नहीं होगा। यहाँ संसदीय कार्य मंत्रालय जो है इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देता है। तो उस जोन से रिलेटेड जो संसद होता है उसको उस संस्था में, उस समिति में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन करता है, जिसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए संसद सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा आपका इसका एक्सप्लेनेशन। निम्न प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? अब देखिए ये कुछ प्रस्ताव हैं जैसे जो अलग अलग समय पर लाए जाते हैं लोकसभा में, जब वो हो रहा होता है, उसका सत्र चल रहा होता है। तो निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, कटौती और स्थगन। तो बात बजट की हो रही है कि संघीय बजट से किसका लेना देना है, तो आपको समझ में आ रहा होगा पढ़ के। कटौती प्रस्ताव जो होता है जब खर्च बजट में ज़्यादा हो जाता है और उतना हमारा घाटा ज़्यादा हो रहा होता है और इनकम कम हो रही होती है, तो वहाँ पे हमें कटौती प्रस्ताव लेके आना होता है। तो ये संघीय बजट से रिलेटेड है। देखते हैं आगे। निंदा प्रस्ताव देख लीजिए थोड़ा सा। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के सुधार के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण, किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उसके पद और सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए, मतलब अगर कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रह जा रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। और कटौती प्रस्ताव, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों की धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, तो वो मात्र कमी कर सकते हैं। मतलब संसद सदस्य क्या कर सकते हैं, उस धनराशि जो बजट में पेश की गई उसमें वृद्धि का अधिकार तो नहीं दिया गया है, लेकिन इतना है कि अगर उनको ये लग रहा है कि वो बजट में ज़्यादा है कुछ चीज़ें, तो उनमें मात्र कमी कर सकते हैं। और वो ऐसा कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं जो 3 प्रकार का होता है: प्रतीक कटौती, नीति कटौती या मितव्ययिता कटौती। बस इससे ज़्यादा डिटेल इसमें पढ़ने की नहीं है आपको। स्थगन प्रस्ताव क्या है? किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगभग सिमिलर है। चलिए, ये जो है इम्पोर्टेंट बैचेस जिसका डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके। और बाकी जो है आप लोग जानते हैं टीजीटी वगैरह का कोर्स जो है वो चल रहा है, मैं आपको बताती हूँ डेली। आगे बढ़ते हैं। सामान्य वित्तीय विधायन में चरण सम्मिलित हैं, तो चलिए बताइए। इसमें देखिए पहले पढ़ लीजिए कि पूरा एक जो वित्तीय विधायन होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखा अनुदान और वित्त विधेयक को पारित करना। तो देखिए बजट का प्रस्तुतिकरण बिल्कुल सही, बजट पर चर्चा होगी बिल्कुल सही,
फिर विनियोग विधेयक पारित होगा, बिल्कुल सही। लेखानुदान जो है वो इसमें नहीं आता है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। वित्त विधेयक को पारित करना, तो हाँ ये भी बिल्कुल सही। ये पूरा वित्तीय विधायन में होने वाले स्टेप्स हैं, तो यहाँ 1 2 3 5 जो है इसका सही आंसर होगा डी। तो देखिए, बजट का प्रस्तुतिकरण, चर्चा, विनियोग को पारित करना, वित्त विधेयक को पारित करना सामान्य वित्तीय विधायन के चरण है, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान इसमें शामिल नहीं है। ये सब अनुदान होते हैं जिनका जो है अलग से इसमें आपको संविधान में देखने मिलता है। ये सब अनुदान है, ठीक है, उस दौरान इसको नहीं बीच में लाया जाता है। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? चलिए जी, खुश हो जाइए, बहुत लोग इसका आंसर जानते हैं। विधेयक पर बहस को बंद कर देना, बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार करना या सदन को स्थगित कर देना। तो बताइए इसमें जो है सही आंसर आपके हिसाब से क्या है? अब जो लोग लोकसभा और राज्यसभा वाला जो जब वहाँ पे सत्र चल रहा होता है वो देखते हैं ना बहुत शौक से, तो उनको काफ़ी इसके बारे में नॉलेज होगी। तो जो ऑप्शन ए है आपको, देखिए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। क्यों भाई, क्यों बहस बंद करके उसको सीधे वोटिंग के लिए ले जाना? क्यों? जब हमारे पास कम है, और ये कब होता है यूजुअली, जब लास्ट के सेशन चल रहे होते हैं, सेशन के लास्ट दिन चल रहे होते हैं, सॉरी, तो उस दौरान क्योंकि हम किसी मुद्दे पर बहस करने का टाइम नहीं है, तो उस मुद्दे पर बहस को बंद करके सीधे उसे वोटिंग के लिए ले जाया जाता है कि भैया बहस नहीं करो, अपना वोट दे दो, अपना अपना टाइम बचाओ, क्योंकि समय कम है, सत्र खत्म होने वाला है। तो ये जो शब्द है गिलोटिन, इसके लिए यूज होता है। ओके, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन प्रस्ताव के तहत किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती और उसको सीधे मतदान के लिए रख दिया जाता है। आमतौर पर गिलोटिन प्रस्ताव लोकसभा सत्र के अंतिम आरक्षित दिनों में देखने को मिलता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, क्योंकि समयाभाव होता है। चलिए, निम्न में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग। यहाँ सारे के सारे क्योंकि आपको राजस्व से और रेवेन्यू से दिख रहे हैं, तो अब बजट के लिए कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ जो संसद का आर्थिक कार्य विभाग होता है, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, वो ही इसके लिए उत्तरदायी होता है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग संघीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी भी होता है। इसका इंग्लिश मीडियम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है। निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? ये भी बार बार रिपीट हुआ है। संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, और राज्य विधानमंडल के उच्च सदन, तो उच्च सदन से तो कभी भी नहीं लिए जाते हैं, तो ये उच्च सदन वाले दोनों ही ऑप्शन आप काट दीजिए, और राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। तो देखिए, यहाँ बात लोकसभा और राज्यसभा की हो रही है, तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मतदान का अधिकार होता है। ये आपका राइट ऑप्शन है डी, ठीक है। आर्टिकल देख लीजिएगा, बस बाकी चीज़ें वही एक्सप्लेन की गई। अनुच्छेद 80 के खंड 4 में वर्णित है। अगर खंड वंड आपसे नहीं याद होते हैं तो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा इसमें नहीं देखने मिले इस तरह के क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, आर्टिकल आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वहाँ फिर आप मतलब बचाने वाला कोई नहीं होता। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वो सरकार में विश्वास खो दे, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखे, किसी मामले के तथ्यों को रोके, बिगड़ा हुआ वर्णन दे और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचे। देखिए, जो सबसे रेलेवेंट, जो सबसे वैलिड कारण होता है जब उसके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है, तो किसी मामले के तथ्यों को रोके या उनका खराब तथ्यों को मोल तोड़ के उनका बिगड़ा हुआ वर्णन दे, तब उसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जाता है, ठीक है। संसदीय नियमों और प्रक्रिया के तहत किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है यदि वो किसी मामले के तथ्यों को रोके या बिगड़ा हुआ वर्णन दे, ठीक है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। अब देखिए, संसद के गठन में जो शामिल हैं, बात उनकी नहीं हो रही है, क्योंकि संसद के गठन में संसद किससे बनती है वो नहीं पूछ रहे हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित कौन है ये बताना है हमको। अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से सारे के सारे, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों, और राज्यसभा का अध्यक्ष और महासचिव जो लोकसभा के होते हैं, ये जो है अधिकारी कहलाते हैं संसद के, ठीक है। संसद के अधिकारी कहलाते हैं ये सभी चारों, राइट। चलिए, यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो है वो दी गई हैं एक्सप्लेनेशन में, आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिए। आखिरी क्वेश्चन जो है वो चलिए थोड़ा सा अच्छे मूड से सॉल्व करिए। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? अगर सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, या सपोज आप कह सकते हैं कि वहाँ अपना विश्वास खो दे,
तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है, संसद भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है या उपर्युक्त में से कुछ नहीं होता। तो बताइए यहाँ जो सही ऑप्शन है वो क्या है। ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो होगा, क्योंकि उपर्युक्त में से ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर राज्यसभा में सरकार पराजित हो रही है। कैसे? क्योंकि सरकार जो है वो तो लोकसभा की प्रति उत्तरदायी है ना, राज्यसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, जब तक वो लोकसभा में अपना विश्वास बनाए रखती है, उसके मतलब उसको ये भंग करना और त्यागपत्र देना ये सब नहीं पॉसिबल है। चलिए, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो तो सरकार के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा के। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सेट आपके लिए लेके आते रहेंगे। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम लोग कल। ओके।